गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अभी हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पार्ट 2 जो नए बुक में हमें दिया हुआ है वो अभी हमें यहाँ पर लेना है। तो दैट पार्ट 2 उस टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। मतलब यहाँ पर हम दो वेव कंसीडर करने वाले हैं। आपको क्या करना है? दो वेव्स कंसीडर करनी है, टू प्रोग्रेसिव वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड आपको लेने हैं A1 एंड A2। इसका मतलब ये हुआ दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, A1 एंड A2 ये उनके एम्पलीट्यूड है। और उन दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है यहां पर वो डिफरेंस आपको शो करना है हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ फाई। मतलब उनके बीच में दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको देखना है कि ये फेज डिफरेंस फाई आपको यहां पर दिखेगा ना। अब यहां पर हमें जो सबसे पहला वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट लेना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव इज गिवन बाय, अब डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू हम हमेशा लेते हैं, तो यहां पर रिलेशन में आपको लेना है a sin ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है इसलिए दोनों तरफ आपको लिखना है y1 और यहां पर लिखना है a1। और यहां पर आपको सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वेव इज गिवन बाय, दैट इज y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी प्लस यहां पर आपने लिखना है फाई। This is your equation number 1, this is your equation number 2। ओमेगा टी यहाँ दोनों जगह पर फेज है, प्लस यहाँ पर फाई लिखा है, मतलब पहले वेव के और दूसरे वेव के डिस्प्लेसमेंट के बीच फेज डिफरेंस है आपका फाई। ऐसी दो इक्वेशन अभी मेरे पास में है y1 प्लस y2। यहाँ पर अभी मुझे रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लूंगा। So now the resultant displacement कैसे दिया जाएगा? Resultant displacement is given by y equals to y1 plus y2। मतलब यहां पर फेज डिफरेंस क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, मतलब y equals to क्या आ रहा है आपके पास? y1 plus y2। अब इन दोनों की वैल्यूज आपको पता है। y1 का वैल्यू है आपके पास a1 sin ओमेगा t प्लस y2 का वैल्यू आपको पता है a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो ये आपका y हो गया। y का रिलेशन अभी आपके पास में यहां पर आया, ये दोनों रिलेशन अभी आपने यहां पर लिखे ना। अब इसी रिलेशन को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नाउ यहां पर आप इसमें इसको A समझिए और आप इसको B समझिए, और इस रिलेशन में आपको क्या करना है? इसको आगे यहां पर बढ़ाना। सो अब हम क्या करेंगे? यहां पर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस यहां पर ये a2, और a2 के बाद में आपको यहां पर क्या दिखेगा? यहां पर आपको क्या करना है? साइन ऑफ a प्लस b लगाना है, तो a2 sin ओमेगा t इंटू cos फाई प्लस a2 cos फाई इंटू cos ओमेगा t इंटू sin फाई। मतलब हमने यहां पर क्या किया? यहां पर हमने साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया। आप चाहे तो इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, a2 आपका साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन। ये हो गया हमारा कंप्लीट रिलेशन। अब इस रिलेशन के बाद में
अभी हमें यहाँ पर एक अजम्पशन करना है, और ये जो अजम्पशन अभी हमें यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, मान लीजिए इफ वी हैव, यहाँ पर हम इस रिलेशन में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें कुछ अरेंजमेंट करनी है, a1 प्लस a2 cos फाइ विच इज इक्वल्स टू, आप लिखिए यहाँ पर a cos थीटा ये, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका a1 sin फाइ आएगा, यहाँ पर आपने उसको लिखना है a sin थीटा। मतलब ये दो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है सबसे पहले। सो अब हमें यहाँ पर जो रिलेशन है इसमें हमें कुछ चेंजेस करने, तो फाइनली y इक्वल्स टू, यहां पर हमें ये जो दो रिलेशन है इसमें आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, a1 sin ओमेगा t प्लस a2, ये a2 आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए sin ओमेगा t इंटू cos फाइ प्लस a2 cos ओमेगा t इंटू sin फाइ। अब यहां पर इतने टर्म में, इन दो टर्म में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है sin ओमेगा t, तो यहां पर आएगा sin ओमेगा t a1 प्लस a2 cos फाइ प्लस आपका यहां पर ये a2 cos ओमेगा t इंटू sin फाइ, जो यहां पर लिखा। अब इस रिलेशन में ये आपका y है, अब यहां पर इसकी जगह पे a1 प्लस a2 cos फाइ की जगह पे आपने क्या लिखना है, a cos थीटा, तो यहां पर रिलेशन में क्या आएगा, sin ओमेगा t। अब इस इक्वेशन में हमने a2 अंदर में पहले मल्टीप्लाई किया, a2 sin ओमेगा t इंटू cos फाइ यहां पर आ गया, और ये a2 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमने यहां पर लिखा। अब यहां पर इन दो टर्म में कॉमन दिख रहा है sin ओमेगा t, ये हमने बाहर निकाला, यहां पर आ गया a1 प्लस a2 इंटू cos फाइ, यहां पे a2 sin फाइ इंटू cos ओमेगा t, ये अभी हमने यहां लिखा। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, अगर हमने a1 प्लस a2 cos फाइ की जगह क्या लिखा, a cos थीटा, मतलब इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a cos थीटा, और a2 sin फाइ की जगह क्या लिख सकते हैं, a sin थीटा, मतलब यहां पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a sin थीटा, मतलब रिलेशन क्या बनेगा, sin ओमेगा t इंटू इस ब्रैकेट की जगह a cos थीटा प्लस यहां पर a2 sin फाइ, उसकी जगह आएगा a sin थीटा इंटू cos ओमेगा t। अब यहां पर ये एक सिंगल टर्म हो गया, ये एक सिंगल टर्म हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, a, तो यहां पर आएगा a sin ओमेगा t इंटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा t इंटू sin थीटा, यानी यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है रिलेशन, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, और फाइनली हमारा रिलेशन होगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। सो दैट इज योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू प्रोग्रेसिव वेव्स। इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 5। नाउ अभी हमने जो ये तीसरा और चौथा इक्वेशन लिखा हुआ है, इससे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लाना है, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर आप ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, इसमें आप स्क्वायरिंग करिए एंड एडिंग करना है आपने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए, तो वो मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं a1 प्लस a2 cos फाइ प्लस a2 sin फाइ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इसका स्क्वायरिंग भी कर दिया, स्क्वायरिंग एडिंग हो गया। यहां पर ये एक सिंगल टर्म है,
तो यहां पर आप पहले इसका एडिशन करिए, a cos थीटा प्लस a sin थीटा एडिंग हो गया, और फिर अभी आप इसका स्क्वायरिंग करिए। तो आपने अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या निकल रहा है, ए स्क्वायर, तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। अभी क्या आएगा आपके पास में, ए स्क्वायर, इधर में क्या दिखेगा अभी आपको कॉमन निकालने के बाद, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू, इधर में आपके पास में रिलेशन में क्या आएगा, a1 प्लस a2 cos फाइ होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाइ होल स्क्वायर। अब यहां पर ये a स्क्वायर, अब ये बन गया आपका आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, और यहां पर अभी हमें यहां पर रिलेशन लेना है, तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ प्लस 2ab यानी 2a1 into a2 cos फाइ। नाउ ये हो गया इस ब्रैकेट का एक्सपांशन a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, प्लस यहां पर ये a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइ, ये अभी आपका रिलेशन बना। नाउ a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर हो गया यहां। अब यहां पर आपको ये दो टर्म देखिए, आप ये दो टर्म आपको दिखाई दे रही है यहां, ये दो टर्म आप एक जगह पे लाइए, a1 स्क्वायर, ये वाला टर्म आप यहां पर लिख लीजिए 2a1 a2 cos फाइ। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको कॉमन दिखाई दे रहा है a2 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर फाइ प्लस sin स्क्वायर फाइ। नाउ cos स्क्वायर फाइ प्लस sin स्क्वायर फाइ मतलब फिर से आइडेंटिटी, ये हो गया आपका 1, मतलब क्या बचा आपके पास, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ प्लस a2 स्क्वायर इनटू 1, इधर में a स्क्वायर। सो देयरफॉर फाइनली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम यहां पर स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो हमें यहां पर रिलेशन में क्या मिलेगा, फिर यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा a, यहां पर आएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ प्लस a2 स्क्वायर, ये आपका रिलेशन बनेगा, ठीक है। और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 6, दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये आया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब हम दो वेव्स को एक साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब हमारा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आए। अब हमें यहां पर ये देखना है कि I यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यानी किसी भी क्वांटिटी का जो इंटेंसिटी होता है उसके एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अगर मान लीजिए आपका फाइ अगर 0 है, फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका फाइ 0 है, तो यहां पर देयरफॉर इक्वेशन 6 में क्या चेंजेस आएंगे, इक्वेशन 6 बिकम्स, यहां पर आएगा a इक्वल्स टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ की जगह पे 0। नाउ cos 0 का वैल्यू 1 है, तो यहां पर ये 1 लिखेंगे, फाइनली हमारे पास रिलेशन होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब ये दिखने में कैसे दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, और फाइनली हमारे पास में रिलेशन होगा देयरफॉर a इक्वल्स टू a1 प्लस a2, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ दोनों इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का एडिशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है,
जब आपका फाई का वैल्यू है 0। अब यहां पर नेक्स्ट आपका सेकंड कंडीशन, अगर आप फाई का वैल्यू यहां इफ फाई इक्वल्स टू पाई रेडियन, मतलब यहां पर आप इक्वेशन नंबर 6 में फाई की जगह पे क्या रखेंगे, पाई। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ पाई। नाउ cos पाई यानी cos 180 और cos 180 का वैल्यू होता है -1, देयरफॉर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 into -1। नाउ माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब ये राइट हैंड साइड दिखने में कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a1 माइनस a2 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर ऐसा दिखता है। तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, यानी आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a इक्वल्स टू a1 माइनस a2। अब यहां आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट इसमें दो वेव्स का एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू बढ़ेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू बढ़ेगा यानी इंटेंसिटी भी साउंड का बढ़ेगा। और अगर यहां पर देखिए दो वेव्स के एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होगा मतलब इंटेंसिटी जो है साउंड की भी कम होगी। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, thus intensity of sound is maximum when phi equals to 0, then a equals to a1 plus a2. Therefore, and intensity will be minimum when phi equals to pi radian, then a equals to a1 minus a2। यानी साउंड का इंटेंसिटी तब मैक्सिमम होगा जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में दो एम्पलीट्यूड की एडिशन होगी, और साउंड का इंटेंसिटी तब मिनिमम होगा जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में दोनों एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन होगा। और यही हमारा टॉपिक है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स।